नमस्कार। आज हम मगध के इतिहास में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं। हाँ, और हमारा फोकस है एक खास शासक पर, अजातशत्रु। बिल्कुल। इनका नाम अक्सर सुना जाता है, पर शायद थोड़ी मिलीजुली छवि के साथ। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत है वो भी इसी तरफ इशारा करता है। ये उनके शासनकाल मतलब करीब 492 से 460 ईसा पूर्व की बात करता है। तो देखते हैं इस स्रोत से क्या जानकारी मिलती है, क्या मुख्य बातें हैं। देखिए, स्रोत उन्हें एक जटिल शख्सियत के रूप में दिखाता है। एक तरफ तो पिता को कैद करने या हत्या करने जैसे आरोप, और दूसरी तरफ एक बहुत ही कुशल शासक, सैन्य प्रवर्तक, यहाँ तक कि धार्मिक रूप से सहिष्णु राजा भी। तो काफी परतें हैं इनकी कहानी में। हमारा मकसद रहेगा कि इस स्रोत के आधार पर इन पहलुओं को समझें। बिल्कुल, तथ्यों पर ही टिके रहेंगे जो इस दस्तावेज में दिए गए हैं। चाहिए शुरुआत करते हैं कि वो सत्ता में आए कैसे। हर्यंक वंश के थे, राजा बिंबिसार के बेटे। हाँ, और माँ थी रानी कौशला देवी, जो कोसल की राजकुमारी थी, प्रसेनजित की बहन। और ये दिलचस्प है कि उनका असली नाम कुनिक था। अजातशत्रु तो बाद में पड़ा। जी, अजातशत्रु का मतलब है जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो। लेकिन विडंबना देखिए, उनके जीवन की शुरुआत ही विवादों से हुई। वो कैसे? स्रोत बताता है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में बहुत अलग-अलग बातें हैं, मतलब बिल्कुल विरोधाभासी। अच्छा, जैसे कि? जैसे बौद्ध ग्रंथ तो साफ-साफ उन्हें पितृहंता कहते हैं, पिता का हत्यारा। ओहो। लेकिन जैन ग्रंथ वो कहते हैं कि नहीं, उन्होंने पिता को सिर्फ कैद किया था। और बिंबिसार की मृत्यु? जैन विवरण के अनुसार बिंबिसार ने कैद में बाद में आत्महत्या कर ली थी। तो ये बड़ा सवाल है कि सच क्या था। क्या कोई वजह बताई गई है इस स्रोत में कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, पिता को कैद क्यों किया? कुछ संकेत हैं, जैसे कि शायद उनकी माँ या मंत्री वर्षकार ने उन्हें भड़काया हो। किस बात पर? ये डर दिखाकर कि राजा बिंबिसार अपने छोटे बेटे वेहेल्य को उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, ना कि कुणिक यानी अजातशत्रु को। तो सत्ता का संघर्ष ये तो अक्सर होता है। बिल्कुल। खैर, सत्ता तो उन्हें मिल गई, लेकिन फिर चुनौतियां शुरू हुई, खासकर अपने मामा प्रसेनजित, जो कोसल के राजा थे। हाँ, और एक और शक्तिशाली पड़ोसी वज्जीसंग। पहले कोसल की बात करते हैं, उनसे क्यों ठन गई? कारण थोड़ा पारिवारिक और राजनीतिक था। स्रोत कहता है कि बिंबिसार की मृत्यु के बाद अजातशत्रु की मां महाकौशला की भी दुख में मृत्यु हो गई। अच्छा। इससे उनके भाई यानी प्रसेनजित नाराज हो गए और उन्होंने काशी का वो इलाका वापस मांग लिया जो पहले बिंबिसार को दहेज में मिला था। तो युद्ध हुआ? हाँ, और शुरुआत में तो अजातशत्रु की स्थिति थोड़ी कमजोर रही, लेकिन आखिरकार वो जीत गए। और फिर मामला सुलझा कैसे? क्या सिर्फ युद्धों से? नहीं, यही उनकी कूटनीति दिखती है। उन्होंने प्रसेनजित से संधि की, उनकी बेटी वजीरा से विवाह किया और काशी वापस हासिल कर लिया। अच्छा, तो मामला संभल गया। लेकिन वज्जीसंग, वो तो एक गणराज्य था। हाँ, गंगा के पार वैशाली में स्थित वज्जीसंग बहुत शक्तिशाली माना जाता था, और उनके साथ तो मगध का बहुत लंबा युद्ध चला। कितना लंबा? स्रोत के अनुसार करीब 16 साल। 16 साल? इसकी क्या वजह थी? मुख्य आरोप ये था कि वज्जियों ने अजातशत्रु के विद्रोही भाई वेहल्य को शरण दी थी। तो इसे जीतने के लिए क्या किया अजातशत्रु ने? सिर्फ सेना भेजी? नहीं, यहां भी दोहरी रणनीति थी। एक तरफ तो अपने चतुर मंत्री वर्षकार को भेजा। वर्षकार? उनका क्या काम था? उनका काम था वज्जी संघ के गणराज्यों में अंदर ही अंदर फूट डलवाना। ये कूटनीति का हिस्सा था। और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ सैन्य बल का प्रयोग, और यहीं पर वो खास हथियारों का जिक्र आता है। हाँ, मैंने सुना है, रथमूसल और महाशिला कंटक, ये क्या थे? रथमूसल एक तरह का रथ था जिसमें शायद घूमने वाले गदा या तेज धार वाले हथियार लगे होते थे, मतलब दुश्मन सेना के लिए बहुत खतरनाक। और महाशिला कंटक? वो एक बड़ा यंत्र था जिससे भारी पत्थर फेंके जाते थे, किलों की दीवारें तोड़ने या सेना को तितर-बितर करने के लिए। तो ये उस समय के हिसाब से बहुत उन्नत हथियार रहे होंगे। बिल्कुल, और शायद इन्हीं की वजह से वज्जी जैसे मजबूत संघ को हराना संभव हुआ। इस जीत के बाद मगध उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गया। युद्ध और कूटनीति तो ठीक है, पर उनके धार्मिक नीति के बारे में स्रोत क्या कहता है? यहाँ उन्हें काफी सहिष्णु बताया गया है, मतलब बौद्ध, जैन, ब्राह्मण सबके प्रति सम्मान का भाव। किसी एक तरफ ज्यादा झुकाव था? बौद्ध धर्म की तरफ शायद थोड़ा ज्यादा। स्रोत में गौतम बुद्ध से उनकी मुलाकात का जिक्र है। कहते हैं वो बुद्ध के उपदेशों से काफी प्रभावित हुए थे।
और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भी तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण किया था। हाँ बिल्कुल। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद उन्होंने राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। ये क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि यहीं पर बुद्ध की शिक्षाओं, उनके उपदेशों को पहली बार व्यवस्थित रूप से जमा करने मतलब संकलित करने का प्रयास किया गया, जिसे हम त्रिपिटक की शुरुआत कह सकते हैं। अच्छा, और उन्होंने स्तूप वगैरह भी बनवाए? हाँ, बुद्ध की अस्थियों के एक हिस्से पर राजगृह में स्तूप बनवाया और बौद्ध विहारों को दान भी दिया। और जैन धर्म के साथ उनके संबंध कैसे थे? क्योंकि जैन ग्रंथ तो उन्हें पितृहंता नहीं मानते। सही। जैन ग्रंथों में उन्हें कुनिक कहा गया है और वो उन्हें अपने धर्म का अनुयायी भी मानते हैं कुछ हद तक। उन्होंने जैन मुनि सुधर्म को संरक्षण भी दिया था, तो लगता है दोनों धर्मों से उनका जुड़ाव रहा। प्रशासन के लिहाज से देखें तो पाटलिपुत्र का क्या योगदान रहा उनके समय में? पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, उसकी लोकेशन बहुत रणनीतिक थी, गंगा, सोन, पुनपुन नदियों के संगम पर। अजातशत्रु ने इसका महत्व समझा। क्या किया उन्होंने वहां? उसे किलेबंद करवाया, एक तरह से उसे भविष्य की राजधानी की नींव रखी। हालांकि शायद उनके बेटे उदाइन ने उसे पूरी तरह राजधानी बनाया। और उनकी सेना काफी बड़ी और शक्तिशाली बताई गई है। हाथी, घुड़सवार, पैदल सैनिक और वो नए हथियार जिनका हमने जिक्र किया। तो अगर हम उनकी विरासत को समेटना चाहें तो क्या कहेंगे? मुख्य रूप से मगध को उत्तर भारत के प्रमुख शक्ति बनाना, पाटलिपुत्र को एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभारना, और हाँ, बौद्ध और जैन धर्मों के इतिहास में भी उनका एक अहम स्थान है। लेकिन कहानी का अंत बड़ा विडंबनापूर्ण है। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताता है कि लगभग 460 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई, और विडंबना ये है कि जैसे आरोप उन पर अपने पिता के लिए लगे थे, वैसे ही उनके बेटे ने उनके साथ किया। कहा जाता है कि उनके बेटे उदयभद्र या उदाइन ने ही उनकी हत्या करके राजगद्दी हासिल की। वही सत्ता का खूनी चक्र। तो कुल मिलाकर इस स्रोत के आधार पर अजातशत्रु एक बहुत ही ताकतवर, दूरदर्शी लेकिन साथ ही बेहद विवादास्पद शासक के रूप में सामने आते हैं। हाँ, महत्वाकांक्षा, शक्ति, कूटनीति, धर्म, हिंसा, सब कुछ उनकी कहानी का हिस्सा है। ये सोचने पर मजबूर करती है ना, कि सत्ता की राह में नैतिकता कहाँ रह जाती है। बिल्कुल। और ये भी कि इतिहास के अलग अलग स्रोत हमें कितनी अलग अलग तस्वीरें दिखा सकते हैं। अजातशत्रु की कहानी सदियों बाद भी ये सवाल जिंदा रखती है।